नमस्कार, न्यूज़.इन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया झा और मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। स्वागत है आपका हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में। इस शो के माध्यम से हम दोनों बोलेंगे। बिल्कुल, देश और दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तो अनुभा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जो कि आज यूएस में पहुंचे थे। तो क्या कुछ कहा उन्होंने विदेश में पहुंचकर भारत के बारे में? चलिए ये आप हमें बताइए। देखिए, राहुल गांधी जो है वो अक्सर अपने बेबुनियाद बयान से चर्चा में रहते हैं। अक्सर वो फॉरेन में जाकर अपने देश की बुराई कई बार करते नजर आए। इस बार भी अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका पहुंचने के बाद वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो गए। ट्रोल इसलिए, और भाई एक चीज थी कि बीजेपी और आरएसएस पे लेकर उन्होंने निशाना साधा। हाँ बिल्कुल, वो सब मैं बताती हूँ। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो भारत और चीन की तारीफ कर दी, और इसलिए वो भारत के जो लोग हैं वो बेशक नाराज होंगे। नाराजगी वाली बात भी है। कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरो तो सही है, लेकिन अपने देश के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है, और साथ ही कई सारी ऐसी चीजें भी बोली हैं जो कि उनको विदेश में जाकर नहीं कहना चाहिए। वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बाकी देशों से रिश्ता सुधारने में एक उनका अलग ही नाम आता है, अलग पहचान बनाई है। वही अनुभव, अगर 2014 से पहले के भारत की बात करते और अब की बात करते, जो हमारे रिलेशनशिप जो और देश के साथ है वो कहीं बेहतर हुई, और इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी, आप राजनीति में मतभेद रख सकते हैं, लेकिन ये कोई तुक नहीं है ना कि आप किसी और देश में जाते हैं, भारत की बुराई करते हैं, एक चीन की तारीफ करते हैं। बिल्कुल, एक कंट्री से तुलना करना ये अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है, जो कि राहुल गांधी वहां जाकर अमेरिका में एक कुर्सी पर बैठ के कर डाली। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि 2014 के बाद से वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बाकी देशों के साथ रिश्तों में कितना ज्यादा सुधार लाया, कितनी भारत को एक तरक्की मिली है। भारत आज अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पर पहुंच चुका है, तो इससे उनको अंदाजा लगाना चाहिए। खैर, आपको बता दें, ट्रेन हादसा जो है आजकल खूब देखने को मिल रहा है, और ट्रेन हादसे में एक नया अपडेट आया है जो कि प्रिया आपको बताएंगे। जी अनुभा, आज तक आपने लव जिहाद सुना होगा, अब एक नया जिहाद स्टार्ट हो गया, ट्रेन जिहाद। तो क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस गोरखपुर से निकली थी, वो जा रही थी, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि जो पटरी पे कुछ ऐसे सामान जिसमें कि पेट्रोल की बोतलें, उसके अलावा सिलेंडर रखा हुआ था, अगर वो ट्रेन से टकराती तो हादसा होता, और हादसे से क्या होता, जान जाती। लेकिन अब हम इसको जिहाद से क्यों कनेक्ट करें, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी वहां पे एक दरगाह है, जहाँ पर कई सारे लोग जो देश से विदेश से कई सारे लोग ऐसे आते हैं। तो पुलिस का ये शक है कि उन्होंने ये चीज़ की है। इसके साथ पहले भी हमने ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ पे ये चीज़ें सामने आई। कई लोग ऐसे दिखे जिन्होंने ट्रेन की पटरी पे ऐसी चीज़ें रखी है जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अनुभव, जो ये लोग कर रहे हैं, अगर वो जिहाद का नाम लेके वो नरेंद्र मोदी को निशाने पे साध कर ये चीजें कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी मॉनसून सत्र जो देखा उसमें अश्विनी वैष्णव को विपक्ष ने बहुत घेरा था। जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे थे, सबका विपक्ष का यही कहना था कि इन सब का कारण रेल मंत्री है। लेकिन रेल मंत्री ने उठ के बहुत तगड़ा जवाब भी राहुल गांधी को दिया था, और कहा था कि हम रील बनाने में विश्वास नहीं रखते, रियल स्टोरी और रेल को सही ट्रैक पर लाने में हम विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी साजिश है वो बीजेपी के खिलाफ, वो निकलकर सामने, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भी साजिश हो सकती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम सोशल मीडिया की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बड़ी साजिश, चाहे आप विपक्ष की कह ले या फिर जो लोग कर रहे हैं उनका क्या इंटेंशन है, क्या मानसिकता है उसके पीछे, ये उसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनकी जो नाकामी वाली हरकत है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ भी आजकल काफी फॉर्म में है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत दिनों तक ऐसी चर्चा रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हो सकता है कुर्सी छोड़ना पड़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े, उत्तर प्रदेश को अलविदा कहना पड़े। लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अपने फॉर्म में आके लोगों को बता दिया कि नहीं, यूपी का सीएम तो भैया मैं ही रहूंगा, चाहे कर लो कुछ भी। देखो अनुभव, इसके पीछे का भी एक रीजन, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, उससे पहले
10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, तो अगर इनमें भी अगर हम अगर इन सीटों की बात करें तो 10 से 5 कुल मिला के ये कह सकती हैं कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको 2027 चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। ये 10 सीट जो है वो बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार अपनी चुनावी रोटी सेकने में लगे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव के बयान को योगी आदित्यनाथ ने एक धाकड़ अंदाज में उनको जवाब दिया, बोलते बंद कर दिया। क्या था वो बयान? अभी उन्होंने बोला कि अगर कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इसे उनका सीधा उन्होंने, इसके अलावा हाल के 10-15 दिनों में अगर आप देखें तो उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनका नाम लेकर उन पर निशाना साधा, गुंडा राज का आरोप लगाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई हालात बदले, माफियाओं ने घुटने टेक दिए, माफिया राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और यूपी में जो है वो शांति आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छा, ऐसे हम अपने चैनल के माध्यम से कई ऐसे लोगों का बयान हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की हमने, जिसमें लोगों ने लगातार ये कहा था, बैक टू बैक कहा था। और हम सर्वे पे भी जब गए तो लोगों ने यही कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक ही चाहिए, वो है योगी आदित्यनाथ। अपने धाकड़ अनुभव इसके पीछे का कारण है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, 80 की 80 सीटें पहले योगी की 80 लोकसभा की सीटें जो थी 80 थी, 80 में से योगी आदित्यनाथ, बीजेपी को थोड़ा हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ के उस पे असर पड़ेगा। इसके बाद अनुभव ये हुआ था कि जो इंडिया गठबंधन को जीत मिली, जो कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा सुधार आया, तो उसके बाद उनको लगने लगा कि बीजेपी खिसकती जा रही है। लेकिन वो भूल चुके हैं कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिनका मॉडल अब बाहर भी अपनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से फॉर्म में सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, बार माफिया राज को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि यूपी है तो सिर्फ जो शांति से रहना चाहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, एक हम अपने दर्शकों को ये कैसे नहीं बताएं कि उन्होंने जब संसद का में जो बयान, विधानसभा में माफ कीजिएगा, जो बयान दिया था वो काफी चर्चा में था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे ख्याति प्राप्त करनी होती तो मैं मठ से भी प्राप्त कर सकता था, मैं यहाँ विधानसभा में नहीं बैठा होता। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान था जो लोगों ने काफी इसको सीधा संदेश दिया कि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। बिल्कुल, और किसी भी हालत में यूपी को माफियाओं के हवाले नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, आपको अब ले चलते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में क्या कुछ बड़ा हुआ है, क्या अपडेट है अब तक का, वो बताते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, एक ही चरण में चुनाव होने हैं हरियाणा में। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि राज्य की सत्ता पर किसका कब्जा होने वाला है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी की पहली सूची में 67 नाम शामिल है, तो वहीं कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट जारी की है। प्रिया, कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 31 नाम जबकि दूसरी लिस्ट में 1 नाम जारी कर दिया है। गठबंधन पर अभी तक बात नहीं बनी है। अनुभव, इस पे मैं आपसे सवाल पूछूं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन बनाएंगे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो तैयार है, जैसे केजरीवाल मोहर लगाएंगे हम उसको जारी कर देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी से आज एक बयान भी संजय सिंह ने दिया है। कहा ये कि अभी तक हम गठबंधन पर बात नहीं कर सकते हैं, हमारे कैंडिडेट्स की पूरी सीट, यानी कि 90 सीटों पर चुनाव होना है हरियाणा में और 90 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर ली है, ऐसा संजय सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि मुहर लगा देंगे अरविंद केजरीवाल तो हम अपने नाम को जारी कर सकते हैं। एक विवाद भी है इसमें कि कुछ सीटों को लेकर, जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो एनसीआर की सीटें हैं, सटी हुई जो सीटें हैं, 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। हाँ, उसमें मेनली उनकी प्रमुख मांग ये है कि एनसीआर से जो सटी सीटें हैं वो उनको दे दी जाए। इसी बात पर टकराव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन कितनी सहमति बनती है और क्या हरियाणा में ये गठबंधन के साथ उतरते हैं या फिर अकेले, कुछ कह नहीं सकते हैं। जो हरियाणा के तमाम बड़े नाम थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बजरंग पुनिया कह ले, विनेश फोगाट के साथ साथ जो गाना गाए थे एक वक्त पर, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा दिए। उसके बाद वहां से अवधेश सिंह सपा से जीत जाते हैं। अब ये दूसरा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि ये गाना गाने वाले यानी कि कन्हैया मित्तल
कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक वक्त पर गाना गाते हुए काफी मशहूर हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को ला दिए उनका साथ छोड़कर अब उनके राम पाले में शामिल हो गए। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। नॉमिनेशन जो है वो लास्ट डेट 12 सितंबर रखा गया हरियाणा में। अब अनुभव इस पे भी बात करें तो एक तरफ से ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन हमने कई मौकों पे ऐसा देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी पार्टी का विरोध किया। बिल्कुल विरोध किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव भी जहाँ पे हमने देखा था तो वो किसी पार्टी के बीच नहीं था, वो नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन था। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। बिल्कुल वोट कटिंग, ये सब चीजें, तमाम तरह की चीजें होती हैं चुनाव में। विधानसभा चुनाव में ये खासकर ज्यादा को देखने को मिलता है, क्योंकि रीजनल्स काफी छोटी छोटी पार्टीज हैं जो वोट कट करके दूसरी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। अगर गठबंधन में आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को फायदा हो सकता है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को हो सकता है नुकसान हो। लेकिन अगर गठबंधन के साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण जो है वो 25 सितंबर को होगा, और वहीं तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। 90 विधानसभा सीट है, इसका भी रिजल्ट 8 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें 47 सीटें कश्मीर और 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं। बीजेपी ने अब तक 62 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें कश्मीर घाटी के 20 उम्मीदवार का नाम शामिल है। आपको साथ में प्रिया ये भी बता दें कि जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है वो रीजन है जम्मू घाटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच यहाँ पर गठबंधन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रीजन का 10 साल बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें सत्ता का जो सिंहासन है उसके सिंहासन पर कौन बैठा है। अगर हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात करें तो सबसे जो गर्म मुद्दा है वो धारा 370 है। बिल्कुल, धारा 370 बीजेपी ने हटा तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह लें कि वहां पे जो मानसिकता अभी तक चली आ रही है उससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हो सकता है ना देखने को मिले। हालांकि अमित शाह ने अभी मैनिफेस्टो जारी किया जम्मू कश्मीर में जाकर, और वहां पे साफ साफ कह दिया है कि धारा 370 कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि हम इसके बाद जो स्टेट है वो हम पूर्ण राज्य उनको बना देंगे। हाँ, तो इससे आप क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों पे निर्भर करता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर अपनी रोटी सेकना चाहती थी। खुद वहाँ पे राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ गलत हुआ। वही जिनके साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, जो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में दिखते हैं। एक इनडायरेक्टली राहुल गांधी का भी कई सारा बयान ऐसा रहता है, जिसे अभी आपने विदेश में ही देख लिया। तो डिपेंड करता है सारे पॉलिटिशियन अब इस समय में कितनी रोटी सेकते हैं, इस बात पे ये बहुत निर्भर करता है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। इसके लिए आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 8 अक्टूबर को फाइनल हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए newsviews.in।